प्लीज डू एन एक्सरसाइज दैट गिव मार्क्स टू योर सेल्फ। अगर आप एक क्वेश्चन सही करें तो 2 मार्क्स दें, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करें तो -2/3 दैट इज -0.67 मार्क्स से अपने आप को क्या करें, पेनलाइज करें। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं तो आप इसे लीव भी करें। हम आपके साथ ये भी डिस्कस करते हैं क्लास के दौरान कि किन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए था, किस में इंटेलिजेंट गेस लेना चाहिए था, और किस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। Okay, so a few students have replied that they think C. See, you have to make a decision. Make it a habit that whether you are marking it as C or not marking it as C. Okay, it would help you keep yourself in tune with the demands of the यूपीएससी। और एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम के टाइम में हम बड़ी आसानी से बिना प्रेशर फील किए हुए सही फैसले ले पाएंगे। सो लेट्स लुक एट द आंसर। क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन एक्स विल नेसेसरली, नेसेसरली मतलब होगा ही होगा, हैव टू अकर इफ, कब ऐसा होगा? सो ग्रोथ का ना सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, द ग्रोथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। नाउ इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप स्टडी कर लेना। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से इफ देर इज एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इफ देर इज कैपिटल फॉर्मेशन, देन देर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रोथ। ज्यादा हो या कम हो ये हो सकता है, लेकिन ग्रोथ तो होगा। दैट्स व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। सो सी इज द आंसर। बाकी जो सारे ऑप्शन रखे हुए हैं, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो ग्रोथ हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई मीन प्री इंडिपेंडेंट टाइम में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था बट इकोनॉमी नहीं ग्रो हो रही थी। टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अब दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ जाए उससे हमें क्या? ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसका कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करे। ओके, आईसीओआर पूछ रहे हैं। आईसीओआर इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में थोड़ा और बताएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और आप अपने दोस्तों के साथ सर्कल में कोई ग्रुप हो उस पर जरूर शेयर कर दें लिंक, ताकि वो भी लाइव में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द सेम कंसेप्ट। ये बोल रहा है कि डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ओके, इफ, वैसे मैंने हिंट आपको दिया था कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो, और अभी जो हमने फॉर्मूला देखा कि ग्रोथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। नाउ बोल रहा है कि इवन इफ देर इज एन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तब भी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा। क्यों? अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होगा। सो आंसर इज, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई हो जाए, दैट्स द आंसर। डी इज द आंसर। बट देन अगेन यू मस्ट हैव द डाउट व्हाट इज दिस ICOR एंड COR। देखो COR जैसा कि नाम है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि अगर आपको एक यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए तो उसके लिए कितना यूनिट कैपिटल लगाना पड़ेगा। सिंपल है ना, अगर आप इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां आ जाएगा। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कितना यूनिट ऑफ कैपिटल लगाना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है, जैसा इंक्रीमेंटल का मतलब होता है सेम एज मार्जिनल, कि एक्स्ट्रा कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। जितना हमारा जीडीपी पिछले साल था उससे हमें एक्स्ट्रा 6% ग्रोथ चाहिए, तो हमें जितना कैपिटल हमने पिछले साल लगाया था उससे एक्स्ट्रा कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। दैट्स ICOR। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This was a relatively easy question. A lot of you have given the right answer. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हम सब लोग याद रखते हैं कि जो एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट है, कि लोग खेत में जितना जहां पे जरूरत 2 लोगों की है वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा 8 लोग हैं वो एज सच अनएम्प्लॉयड हैं और वो डिस्गाइज तरीके से एम्प्लॉयड हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो आउटपुट 2 लोग दे सकते थे वही आउटपुट 8 एक्स्ट्रा लोग भी दे रहे हैं। सो इन 8 एक्स्ट्रा लोगों की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी 0 है इस लेबर के एम्प्लॉयमेंट से। नाउ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो, ये भी कुछ लोगों ने आंसर दिया है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। Okay, this is one of the features of disguised unemployment, but the most appropriate definition is in terms of marginal productivity. Now let's move to the next question.
ओके, सो दिस वाज वन क्वेश्चन जो कि एक टर्म के डेफिनेशन के एप्लीकेशन पे पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत यूपीएससी पूछती है कि वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही है कि एक्चुअली में इनमें से कौन सा सिनारियो उसको रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे सिनारियो दिया गया कैपिटल गेन्स। अब हो सकता है आपको कैपिटल गेन्स नहीं पता हो, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो आपको कुछ रियलाइज होना चाहिए। आप अगर सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड। सो कैपिटल गेन क्या है कि आपके पास कुछ कैपिटल है, उसके वैल्यू में इजाफा हो रहा है, तो आपको कैपिटल गेन हो रहा है। सो यू हैव सम प्रॉपर्टी, सम इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट whose prices are increasing with time, so you are experiencing capital gain. It can happen with respect to immovable property, it happens with respect to the shares that you own. आपने कोई शेयर खरीदा, वो महंगा हो गया, तो आपको कैपिटल गेन हुआ। उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है, जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ओके, अब इसको देखिए आप। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वेन यू परचेज ए पेंटिंग एंड देर इज ए ग्रोथ, तो सिमिलर चीज है। मान लो हमने पेंटिंग खरीदी, उसकी कुछ वर्थ थी, उसका प्राइस बढ़ गया। यस, गोल्ड का एग्जांपल जो आप दे रहे हैं, गोल्ड हमने खरीदा, उसका प्राइस बढ़ गया, तो देर इज ए कैपिटल गेन। बट जो पहला आइटम है, वेन देर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो ये कह रहा है कि मैंने एक कंपनी खोल रखी थी, पहले मैं 10 यूनिट सेल करता था, अब मैं 20 यूनिट सेल कर रहा हूं। तो ये तो सिंपल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, कि ये कैपिटल गेन नहीं है। ये हो सकता है कि कंपनी ने एक लैंड खरीद रखी थी, उस लैंड का प्राइस बढ़ गया, कंपनी के पास मशीनरी थी, मशीनरी की प्राइस बढ़ गई, दैट वुड बी कैपिटल गेन। सो अगर कैपिटल का प्राइस बढ़ता है, दैट इज कैपिटल गेन। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। नाउ अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर काउंटिंग हाउ मेनी correct and incorrect responses you are making. अगेन दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चंस एंड सत्य प्रसाद बेहुरा, आपने जल्दबाजी कर दी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन इजी है तो फटाक से जो सबसे पहला दिखा वो हमें आंसर दे देना है। तब भी आपको शांति के साथ ए बी सी डी चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, और हमेशा आंसर कंपैरिजन करके विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस तब देना है। इस केस में ऑब्वियसली ए भी लगता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, बट क्लोज इकोनॉमी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक इकोनॉमी है जो कि क्लोज है, मतलब ये बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। जैसा कि इंडिया का इकोनॉमी प्री लिबरलाइजेशन एरा में था। हालांकि ऐसा नहीं था कि हमने बिल्कुल भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम नहीं कर रहे थे, बट हाँ, वी वी आर मोर क्लोज टू क्लोज्ड इकोनॉमी। नाउ वी आर मोर क्लोज टू ओपन इकोनॉमी, still we are not completely open, even that time we were not completely closed. Okay, so the answer would be D, neither export nor imports take place. This is the proper definition of closed economy. Now let's move to the next question. Since today is the class of basic concepts, so there are some basic concepts जो कि दूसरे कई डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में आप हो सकता है पढ़े हों, जिसको कि आज मैंने इंक्लूड किया है।
ओके सो ये क्वेश्चन है मनी सप्लाई के ऊपर। और मनी सप्लाई अगर हमने पढ़ा है एग्रीगेट मनी सप्लाई, तो हम ये जानते हैं कि मनी सप्लाई में जो डिमांड डिपॉजिट में पैसा होता है और जो कैश होता है वो दोनों ऐड होता है। ओके सो वॉट एवर मनी यू हैव इन योर हैंड एंड वॉट एवर मनी यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक, बोथ आर एडेड टू कम एट द मनी सप्लाई। सो आपने वो पैसा आपने कैश से बैंक में कन्वर्ट कर दिया या बैंक से कैश में कर दिया, दोनों ही केस में मनी सप्लाई तो सेम रहेगा। पहले वो इस अकाउंट में ऐड हो रहा था, अब वो कैश में ऐड होगा, सो दैट्स व्हाई इट वुड लीव इट अनचेंज्ड। हाउएवर अगर यहाँ पे टर्म डिमांड डिपॉजिट के बजाय टाइम डिपॉजिट होता तो चेंज हो सकता था, उस केस में मनी सप्लाई बढ़ जाती। So the answer is D, to leave it unchanged. You must study about various kind of money supply like base money, narrow money, broad money. इन सबको आपको स्टडी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आएगा वो इन पे एक डिटेल्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मतलब जब आप पहले को कंसीडर करोगे तो सिर्फ फर्स्ट चेंज हो रहा है, जब आप सेकंड को करोगे तो सेकंड चेंज हो रहा है, थर्ड को करोगे तो सिर्फ थर्ड चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको मानना है कि सब कुछ अनचेंज्ड है। उस केस में मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। यहाँ पे माइट है मतलब कि मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है ये आपको बताना है। ओके सो हम पहले लेते हैं कि प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ यहाँ पे आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि इसकी गणना आपको दिमाग में नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको लिखना चाहिए, एग्जाम्पल लेना चाहिए, फिर आपको आंसर करना चाहिए। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड जैसे कि टी के लिए एक सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफी। तो ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, मतलब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा। कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग टी खरीदेंगे, तो इसका मतलब टी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। यही तो बोल रहा है कि डिमांड, मार्केट डिमांड कब बढ़ेगा, तो यस पहला सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो चीजें साथ में खरीदी जाती है, जैसे बैट और बॉल। तो सपोज करो कि प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो बैट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? बॉल। अगर बॉल का प्राइसेस बढ़ गया तो लोग जो है क्रिकेट कम खेलेंगे, क्रिकेट कम खेलेंगे तो लोग बैट भी कम खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है? बैट का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। बट हमें हमसे क्या पूछा गया है कि डिमांड बढ़ेगा, सो दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ अगला देखते हैं, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज। तो इंफीरियर गुड का डेफिनेशन ही यही होता है कि जब लोगों का इनकम बढ़े और लोग उसको खरीदने से मना कर दें, लोग दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएं, तो इसका मतलब ये गुड इंफीरियर है। तो लोगों का इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की डिमांड कम होती है। यहां क्या पूछा जा रहा है? इंक्रीज। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देन इट्स प्राइस फॉल्स, तो ये तो सिंपल प्राइस कर्व है। प्राइस कर्व, लॉ ऑफ प्राइस ही ये बताता है कि डिमांड और प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो दैट्स वाई अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सो 1 and 4 आर करेक्ट। हमारा आंसर हो गया A, 1 and 4 ओनली।
ओके, सत्य प्रसाद बोल रहे हैं कि इंफीरियर गुड एक्सप्लेन करें। तो इंफीरियर गुड वैसे गुड होते हैं जिनका डिमांड लोगों की इनकम बढ़ने पे कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोर्स सीरियल होते हैं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग कोर्स सीरियल से फाइन सीरियल की तरफ मूव कर जाते हैं। सो कोर्स सीरियल एक तरीके का इंफीरियर गुड हो गया कि लोग जब गरीब थे तो उसको प्रिफर कर रहे हैं, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ गई, व्हेन दे कैन अफोर्ड बेटर थिंग्स दे आर परचेजिंग देम। ओके, सो आंसर इज 1 and 4। अब माइक्रो इकोनॉमी में अगला क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। यस यू आर राइट। जैसे जो फुटपाथ के कपड़े होते हैं, दे आर काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू करेंगे, फुटपाथ के अनब्रांडेड कपड़ों को डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।